अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैं अपलोड कर चुका हूं, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जस्ट कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इस ए से लेकर एफ तक जितने भी पार्ट्स दिए हैं इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। आप कह लें इनको रिड्यूस फॉर्म में लेके आके दिखाना है। हमने इन सब क्वेश्चंस को इस हद तक सॉल्व करना है कि जब आपके पास जो फाइनल फॉर्म आए उसमें किसी भी किस्म की कटिंग की या कोई कॉमन लेने की या कोई भी फैक्टर्स ऐसे ना मिल रहे हों जो कट हो सकते हों, वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म हो। यही हमने बेसिकली इसको करके दिखाना है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें जो आइडेंटिटीज़ या जिनको आप फार्मूला भी कह सकते हैं उनकी हेल्प भी लेनी पड़ सकती है, या अपनी जो कॉमन आपके पास बेसिकली अलजबरा के रूल्स हैं वही उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने इनको सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले पार्ट नंबर ए से। तो ये आपके पास है पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए में ऊपर लिखा हुआ है 2a प्लस बी और नीचे लिखा हुआ है 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमने इसको इस तरीके से कुछ इनके अंदर वैल्यूज सॉर्ट आउट करनी है कि ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़े। तो आपने जो आइडेंटिटीज़ याद रखी हुई हैं या जो आप कह लें उनको फार्मूलास बोल रहे हैं वो याद रखे हुए हैं, वो आपके जहन में आ जाने चाहिए। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी या आप उसको फार्मूला बोल रहे, वो था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वो बेसिकली इक्वल होता था ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इस जैसी मिलती जुलती चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वेयर, लेकिन इस ए के साथ है 4, जबकि इधर आपको कोई यहाँ पे कांस्टेंट वैसे नज़र नहीं आ रहा। बेशक आप उसको 1 कंसीडर कर लें कि ये 1a स्क्वेयर है और ये 1b स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ पे वो 4 आ रहा है। ये फार्मूला तब अप्लाई हो सकता है आपके पास कि जब आपके पास जो पहली टर्म हो या पहली आपके पास क्वांटिटी कह लें, उस सब के ऊपर स्क्वेयर होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए, और दूसरी के ऊपर भी पूरी टर्म के ऊपर स्क्वेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो b है उसके ऊपर तो स्क्वेयर है, यानी दूसरी टर्म के ऊपर तो स्क्वेयर है। जो पहली टर्म है उसमें जस्ट ए के ऊपर स्क्वेयर है, इस 4 के ऊपर स्क्वेयर नहीं है। तो हमने इस 4 को इस तरह मॉडिफाई करना है, इसको इस तरीके से चेंज करना है कि इस 4 के ऊपर भी किसी तरीके से स्क्वेयर आए, या इसको ऐसे नंबर में लिख दिया जाए जिसका स्क्वेयर लें तो वो 4 लगे। हमने इसको इस फॉर्म में बना के दिखाना है, तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है 2a प्लस बी, उसमें कोई स्क्वेयर्स नहीं आ रहे हैं, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, कोई कटिंग की आपको मज़ीद गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो 2a प्लस बी है इसको मैं वैसे ही लिख लूँगा, और 4 को कुछ ऐसा नंबर बनाना है कि उसके ऊपर भी स्क्वेयर दिखे। तो मैं 4 को बना लेता हूँ 2 और उस पर डाल देता हूँ स्क्वेयर। आप लोग जानते हैं 2 का स्क्वेयर भी कितना होता है, 4। तो मैंने 4 को लिख लिया 2 का स्क्वेयर, और a को लिख लिया, वो तो वैसे ही नोट कर लेता हूँ, a स्क्वेयर, और इस b को भी वैसे ही लिख लिया b स्क्वेयर। यानी अभी मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, मैंने बस ये चेंज किया है कि यहाँ पे जो चीज़ 4 लिखी हुई थी इसको 2 का स्क्वेयर लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वेयर 4 ही होता है। अब यहाँ पे क्योंकि जो पहली टर्म होती है उस सब के ऊपर स्क्वेयर है, तो आपने इस तरीके से सोचना है कि यहाँ पर भी जो टर्म लिखी हुई है 2 और a, इन दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वेयर डाला जाना चाहिए। तो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जिस तरह 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और उन दोनों पे सेम पार्ट्स होने चाहिए, तो इधर भी पार्ट 2 है उधर भी पार्ट 2 है, तो इन चीज़ों को हम इस तरह लिख सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं इस 2 स्क्वायर और a स्क्वायर को मिलाकर लिख सकता हूँ 2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाला b स्क्वायर वैसे क्योंकि 2 पे भी स्क्वायर था, a पे भी स्क्वायर था, तो रूल ये होता है कि जब आपके पास नीचे बेसिस जो है उनकी पार्ट सेम हों और वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, तो आप उनको एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर डाल के इस तरह लिख सकते हैं उस पार के साथ। अब जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर वापस 4 बन जाएगा और a का स्क्वायर वापस a स्क्वायर बन जाएगा। यानी आपने क्वेश्चन में खुद से कोई तब्दीली नहीं करी, उसी चीज़ को ज़रा डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वे से लिख लिया है। अब ये चीज़ बिल्कुल मैच कर गई है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वांटिटी उस पर स्क्वायर होना चाहिए था, माइनस सेकंड क्वांटिटी उस पर भी स्क्वायर होना चाहिए था, और यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट क्वांटिटी पे भी स्क्वायर है, माइनस सेकंड क्वांटिटी पे भी स्क्वायर है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले के तहत होना चाहिए, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। तो ये पूरा a है, ये वैसे ही इसका नाम खुद से b है, तो एक बार ये चीज़ प्लस के साथ आएगी, एक बार ये सारी चीज़ माइनस के साथ आएगी इस आइडेंटिटी के तहत। तो मैं लिखूँगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक बार प्लस के साथ, यानी एक बार 2a और b प्लस के साथ, फर्स्ट और सेकंड टर्म प्लस के साथ, फिर एक बार फर्स्ट और सेकंड टर्म माइनस के साथ।
ये लग गया, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब आप देख सकते हैं नीचे भी 2a प्लस बी है, ऊपर भी 2a प्लस बी है, तो ये और ये तो सेम है, कट हो जाएंगे। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2a माइनस बी। तो यही आपका होगा इसका आंसर। तो पार्ट नंबर ए का आंसर आ गया 1/2a माइनस बी। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तो मैं यहीं पे करूँगा, ठीक है, जगह ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसका है पार्ट नंबर बी, तो वो लिखा हुआ है c² प्लस 2cd माइनस 15d², ठीक है, और डिवाइड का साइन है यहाँ पे, और नीचे लिखा हुआ है 4c² प्लस 20 और c और d, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। याद रखें जब भी 3 टर्म्स लिखी हुई आएँ और आपको डिग्री 2 नज़र आ रही हो तो यहाँ पे ज़्यादातर चांस होता है कि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से ये रिड्यूस हो जाएगी, ये थोड़ी सॉल्व आउट हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आपने याद रखना है कि ज़्यादातर केसेस में जब आपके पास ये 3 टर्म्स होती हैं और आपको डिग्री 2 नज़र आ रही होती है तो आप इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करें, तो ये थोड़ी सी सॉल्व होगी। और ये सारे मेथड चैप्टर नंबर 3 में और इससे पिछले चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं। अब इसको दोबारा बताना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे वो परफॉर्म करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं। तो जहाँ भी 3 टर्म्स हैं आपने ट्राई करके देखना है कि ये आपका मसला हल कर दे, ये आपको सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाए। तो हम क्या करते थे, हम फर्स्ट टर्म को वैसे लिखते थे और जो लास्ट टर्म होती थी इसको भी वैसे लिखते थे, यानी -15d को भी वैसे लिखेंगे, d² को। अब हम ऐसा नंबर ढूंढते थे जो मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला नंबर आए और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये सेंटर वाला नंबर 2 मिले, ठीक है। याद रहे इधर c² के साथ फर्स्ट है, यानी फर्स्ट कह रहा हूँ सॉरी 1 है, ठीक है। तो आपने हमेशा पहले जो लास्ट वाला नंबर होता था इसको आखिरी वाले से मल्टीप्लाई कर लेना होता था। तो अब यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं इस बारे में शुरू में बोला क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 को 15 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये -15 ही वापस मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए हमें ऐसा नंबर चाहिए, 1 -15 टाइम्स -15 होता है, तो ये वाला नंबर है। बेसिकली हमें ऐसा नंबर चाहिए जिन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाला नंबर -15 मिले, और अगर उन्हीं 2 नंबर्स को मैं ऐड करूं या कोई और साइन बीच में सब्ट्रैक्शन का यूज़ कर लूं, उन्हीं 2 नंबर्स को यूज़ करके मुझे ये मिडिल टर्म चाहिए +2, ठीक है। ये हमारा टास्क है। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो नंबर है 5 और 3। आप देख सकते हैं अगर मैं पहला नंबर 5 रखूं, ठीक है, और दूसरा नंबर -3 रखूं, ठीक है, तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करने से हमेशा -15 ही मिलेगा, क्योंकि 5 3 टाइम्स 15 होता है और प्लस माइनस माइनस यानी -15 ही आएगा। और इन्हीं 2 नंबर को अगर मैं कर दूं 5 -3, ये वाला ही माइनस मैंने असल में यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो 5 -3 क्या मिलता है, वो हमेशा 2 ही मिलेगा। यानी आपको ऐसे 2 नंबर मिल गए, वो नंबर कौन से हैं, 5 और 3। अब साइन कौन सा लगाएंगे, जो यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ साइन होता है, यानी इस 2 के साथ साइन है वो प्लस का है, तो वो इन दोनों में से जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसके साथ वही साइन होना चाहिए। तो इन दोनों में सबसे बड़ी टर्म 5 है, तो आप देखिए उसके पीछे कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का ही है। यानी ये 2 नंबर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं लिखूंगा पहले +5 और जो वेरिएबल यहाँ पे आ रहे होते हैं वही आपने लिखने हैं, यानी CD। अगला नंबर है -3 और फिर से क्या आएगा, उनके साथ भी वही वेरिएबल CD। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। ये मैंने 5 चैप्टर में और 3 चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। और ये जो साइन होता है ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपको थोड़ा खुद से इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पे दरमियान में कौन सा साइन रखा जाए कि ये चीज़ भी सही रहे और पहला स्टेप भी उसके मुताबिक सही रहे, ठीक है। तो ये नंबर थे 5 और -3, ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं, ऊपर मैंने सॉर्ट आउट करके लिख लिया। अब आप नीचे देखें, जब भी मैंने बताया था इससे पिछले पार्ट्स में भी कि जब भी 2 टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आएगा तो आपने देख लेना कि उनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 20। ऐसा नंबर ढूंढे जो 4 और 20 दोनों को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई और ना मिले। तो ऐसा नंबर 4 इटसेल्फ है, 4 को भी डिवाइड करता है और 4 के टेबल में 4 5 टाइम्स 20 आता है। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो वो नंबर आएगा कॉमन, यानी 4 इन दोनों को डिवाइड करता है तो 4 क्या आ गया, कॉमन। यहाँ पे लिखा हुआ है c², यहाँ पे लिखा हुआ है c⁻1। तो मैंने आपको कहा है लेटर्स के केस में सबसे छोटी पार्ट जो होती है उसको कॉमन के तौर पे लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा c⁻1 भी बाहर कॉमन। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिल रही, इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। आगे डालेंगे ब्रैकेट्स, 4 जितने टाइम्स होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस 4c² की जगह पे आएगा 4, 1 टाइम्स 4 होता है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा 1। लेकिन आप इस 1 को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको इस तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 4 पहले से बाहर आ चुका है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। c² का मतलब है c 2 मरतबा था, एक c बाहर आ चुके हैं तो आप यहाँ पे लिख लें 1c। ये समझाने का तरीका होता है, ठीक है। प्लस
4 कितने टाइम्स 20 होता है? वो होता है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आप लिख लें 5। यहाँ पे एक ही सी है और वो बाहर मौजूद है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। डी एक है, वो बाहर है ही नहीं, तो आपको डी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा डी। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं वो बेसिकली इससे भी डिवाइड कर रहे होते हैं और इससे भी डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर आप 4c को इस 4c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 4 से कट जाएगा, c एक c से कट जाएगा, तो एक c बचेगा। तो देखिए यहाँ पे c लिखा हुआ है। 20c को भी आप 4c से डिवाइड करेंगे तो 4 1 टाइम्स 4 5 टाइम्स 20 हो जाएगा। c से कैंसिल आ जाएगा, एक d बचेगा, तो यहाँ पे d लिखा हुआ है। तो ये समझाने का तरीका होता है कि मैं इस तरह बोल देता हूँ कि 2 c हैं तो एक c बाहर है, तो एक ही बचा होगा, तो वो अंदर आएगा। 20 में से 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो 5 यहाँ पे आएगा। एक c था वही बाहर है, यहाँ पे c नहीं आएगा। d एक ही था, वो बाहर नहीं है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ बन गई। अब हम जो ऊपर वाली चीज़ है, इनमें से पहले इन दो में से पेयर बना के कॉमन निकालेंगे। सेम प्रोसेस, यहाँ पे c स्क्वायर है, यहाँ पे c की पावर 1 है, तो छोटी पावर कॉमन आती है, यानी c जस्ट कॉमन आएगा। तो फिर दोबारा 2 c हैं, एक c बाहर आ चुका है, तो एक c यहाँ पे बचेगा। 5 वैसे ही आएगा, ये तो कॉमन आया नहीं है। एक ही c है, वो बाहर आ चुका है, तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। d आएगा क्योंकि d बाहर मौजूद नहीं है। फिर माइनस का साइन, 3 और 15 में से क्या कॉमन आएगा? नंबर के केस में कॉमन निकालने के लिए देखना होता है कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा नंबर 3 ही है, जो 3 को और 15 को डिवाइड करेगा, तो 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा। c इधर आ रहा है, इधर आ नहीं रहा, तो कॉमन नहीं आ सकता। d यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे d स्क्वायर है, यहाँ पे d की पावर 1 है, तो छोटी पावर लेटर के केस में कॉमन लिखेंगे, तो d की पावर 1 कॉमन आ गया। और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ब्रैकेट्स डालेंगे। 3 बाहर आ चुका है, यहाँ पे 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप इस तरह कह लें 3 1 टाइम्स 3 हो गया, 1 भी यहाँ पे नहीं लिखते कैजुअली। तो c आएगा यहाँ पे, क्योंकि c बाहर मौजूद नहीं है। d एक ही था, वो बाहर आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं आने वाली। माइनस जब भी बाहर होगा और ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होंगे तो अंदर साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बेसिकली प्लस हो जाएगा। और 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पे 5 लाजमी आएगा। ये 2 d थे और एक d बाहर है, तो एक d यहाँ पे फिर भी बचेगा, तो ये हो जाएगा c + 5d। और नीचे हम आ जाएंगे, वो सारा कुछ वैसे ही लिखेंगे 4cb और c + 5d। तो ये कॉमन लेना आपको अच्छे से आना चाहिए, मैंने इसको डिटेल से बता दिया है। अगर आपको कॉमन आपने जो लिया हो, आप उसको बाकी टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो जो चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर आनी होती है वो आपको मिल जाएगी। अब आपको पता है जो चीज़ सेम हो उसको एक मरतबा लिख लेते हैं। ये c + 5d सेम है, इसको आपको एक मरतबा लिखना पड़ेगा। और जो चीज़ इनकी ब्रैकेट्स के बाहर अटैच होती है उनको भी मिलाकर एक मरतबा लिखना है, यानी एक मरतबा c और एक मरतबा -3d, इनको मिलाकर लिख देंगे c - 3d। और जो नीचे वाले टर्म्स हैं वो आपको वैसे ही नोट डाउन करनी है। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ, दूर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4c c + 5d। तो ये भी c + 5d है, ये भी c + 5d है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर बचा जस्ट c - 3d और नीचे बचा जस्ट 4c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसके पार्ट नंबर बी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप इसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 लाजमी देखें इन स्टेप्स को समझने के लिए और इन कॉमन वाले स्टेप को समझने के लिए। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर सी। तो सबसे पहले देखें जो चीज़ न्यूमरेटर में है उसमें क्या कोई चेंजेस आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं। फिर दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, मैं बता चुका हूँ जब भी प्लस या माइनस का साइन आए तो पहली दोनों टर्म में से लाजमी देख लें कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो ए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो ए तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन 3 और 6 में से कुछ कॉमन आ सकता है। तो आपने देखना होता है इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा मौजूद है, वही चीज़ कॉमन में आती है। तो 3 और 6 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 ही है, जो 3 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड करता है। या आप ऐसे कह सकते हैं 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो वो उसको डिवाइड करता है। तो जो चीज़ डिवाइड करने वाली होगी वो कॉमन आएगी, तो 3 तो इसमें आ गया कॉमन। फिर आप ब्रैकेट्स डालेंगे क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। तो 1 टाइम्स 3 होता है, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, लेकिन 1 लिखना यूजुअल प्रैक्टिस नहीं होती, उससे लिखने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए हम 1 को मेंशन नहीं करते। तो जस्ट ए ही बचा होगा तो ए ही मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। माइनस का साइन 2 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये तो ऊपर ले लिया आपने कॉमन। अब नीचे फिर से 3 टर्म्स आ रही हैं और डिग्री 2 है, 1 2 3 टर्म्स हैं और डिग्री 2 आ रही है वेरिएबल की, जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इस ऐसे केस के अंदर आपको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करना पड़ता है, जो अभी हमने पार्ट नंबर बी में किया है। सेम वही यहाँ पे परफॉर्म आपको करना पड़ेगा। आप देखें जो डिग्री 2 वाला वेरिएबल है या वो लेटर है, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, वो है 1। तो 1 को हमेशा इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी -6 से। तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -6। यानी फिर से आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको -6 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को साइन यानी प्लस या माइनस करने के बाद किसी तरीके से आपको मिडिल टर्म मिले, वो है ए। खाली ए का मतलब है बेसिकली 1 है, यानी आपको 1 चाहिए होगा, कोफिशिएंट चाहिए होता है।
तो आपको 1 मिले। अब ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, वो भी बहुत ईजी है। एक नंबर आप ले लें 3 और एक नंबर ले लें आप -2, ठीक है। आप देखें जब 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस यानी -6। 3 और -2 को मल्टीप्लाई करने से -6 मिलता है और 3 -2 करने से यानी ये माइनस ये वाला यहाँ पे लिखा है 3 -2 करने से 1 मिलता है। यानी इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई और माइनस करने से हमें ये दोनों कंडीशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस का साइन ही है, यानी 3 पॉजिटिव ही है। तो आपको मिड टर्म ब्रेक मिल चुकी है। अब आप लिखेंगे कैसे, आप सबसे पहले लिखेंगे a², मैं साथ 1 नहीं लिख रहा, फिर यहाँ से लिखेंगे +3, वही वेरिएबल जो यहाँ मिडिल टर्म के साथ होगा यानी a -2, फिर साथ a और ये लास्ट वाला -6। ये सब बातें चैप्टर 5 और 3 में हो चुकी हैं। अब आप ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनको तो आप वैसे ही रहने दें, उनमें अब और कोई गुंजाइश नहीं है। इन दो में से पहले कॉमन निकालें। इधर a² है, इधर a की पावर 1 है, छोटा जो पावर होती है वो कॉमन आ जाएगी। a² में से एक a बाहर है तो अंदर एक a ही बचेगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा 3 और ये वाला a तो बाहर आ चुका है इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ये माइनस का साइन वैसे ही आएगा। 2 और 6 में से भी कॉमन आएंगे। 2 और 6 को डिवाइड करने वाला नंबर सबसे बड़ा 2 खुद है, तो इसलिए 2 को कॉमन लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट्स 2 1 टाइम्स 2 होता है, 1 यहाँ पे नहीं लिख रहा, बता चुका हूँ। ए जस्ट लिखूंगा क्योंकि 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस बाहर है सॉरी, तो जब भी ब्रैकेट्स लगाएंगे तो उन्हें साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आपको पता है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है या एक जैसी है उसको एक मरतबा लिख लेंगे, यानी a+3 और a+3 एक जैसे हैं तो इसको एक मरतबा लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट्स के बाहर है इनको मिलाकर भी एक मरतबा लिख लेंगे, यानी एक मरतबा a एक मरतबा -2, तो a -2 हो जाएगा। अब ये a-2 इस a-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 ऊपर और नीचे बचेगा a+3, और यही हमारे पास इसके पार्ट नंबर सी का आंसर था। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। अब मैं करने लगा हूँ इसका पार्ट नंबर डी। अब मैं कोशिश करूँगा जो डिटेल्स बता चुका हूँ वो ना बताऊँ, क्योंकि अब आपको मैंने इन तीनों पार्ट्स के अंदर वो डिटेल्स बता दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं, तो अब मैं इसको ज़रा जल्दी से करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ। तो पार्ट नंबर डी हमारे पास ऐसा ही है, x² + 6x - 7 और नीचे लिखा हुआ है x² - x। अब मैं चीज़ों को ज़रा जल्दी करूँगा, आप लोग समझ जाइएगा, मैंने चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे फिर से मिड टर्म ब्रेक करनी है, यानी आपको फिर से दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -7 मिले और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म यानी +6 मिले, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो नंबर बहुत आसान है, मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा। वो नंबर बनने चाहिए बेसिकली 7x और -1x। 7 को अब -1 से मल्टीप्लाई करें तो -7 मिलता है, और इन्हीं दो नंबर्स को 7 - 1 करें तो मिडिल टर्म यानी 6x मिलती है, यानी वो ये दो नंबर थे। और -7 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे x² और x हैं, दोनों में x कॉमन आ सकता है, और छोटी पावर कॉमन लेते हैं तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। ये 2x थे, एक x बाहर आ चुका है, अंदर एक x बचेगा माइनस, और ये x तो बाहर आ चुका है तो उसकी जगह कुछ नहीं बचेगा यानी 1 बचेगा। ठीक है, इन दो में से पहले कॉमन निकाल लें, तो x² और 7x में से x ही कॉमन आ रहा है, ये पावर 1 के साथ है, तो छोटी लेटर की जो पावर होती है यानी लेटर की जो छोटी पावर होती है वो कॉमन के तौर पे आती है। ब्रैकेट्स 2x थे, एक x अंदर बचेंगे, प्लस एक 7 वैसे ही आएगा, और जो x बाहर आ चुका है उसको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यहाँ पे 1x लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और कोई कॉमन नहीं है। तो जिसमें से कुछ कॉमन नहीं होता उसमें से जस्ट 1 ही कॉमन आता है हमेशा, तो आप लिखते हैं बाहर हमेशा 1। ब्रैकेट्स डालेंगे, ये चीज़ वैसी ही आ जाएगी क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आया। x माइनस माइनस, जब भी बाहर माइनस का साइन होगा तो साइन चेंज होते हैं, प्लस और 7, और नीचे आ जाएगा एक बार x और एक बार आ जाएगा x - 1। मैंने डिटेल्स में नहीं गया, वो सारी यहाँ पे बता चुका हूँ मिड टर्म ब्रेक के हवाले से। तो एक मरतबा जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको एक मरतबा लिखेंगे यानी x + 7, और जो ये चीज़ बाहर लिखी हुई है इनको भी मिलाकर लिख लेंगे यानी x और -1, और नीचे आ जाएगा आपके पास x और x - 1, ये दोनों सेम थे, कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास ऊपर बचता है x + 7 और नीचे बचता है x। तो यही आंसर है इसके पार्ट नंबर डी का, यानी x + 7/x। तो अब जल्दी से करते हैं इसका पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई कर लेते हैं हम इसका। तो मेरे पास यहाँ पे अब आएगा पार्ट नंबर ई, तो वो है k² - 9 डिवाइडेड बाय k² - 7k + 12। ठीक है, अब देखें ये ऊपर जब भी आपके पास दो टर्म्स आएंगी ना और एक पे स्क्वायर लगाएगा, तो आप कोशिश करिएगा, कोशिश करने का मतलब है आप देखिएगा वहाँ पे कि वहाँ पे कहीं ये वाला फार्मूला तो नहीं बन सकता,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि दो टर्म्स के केस में और बीच में माइनस आ रहा हो, एक पे स्क्वायर हो, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। इससे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। तो आप देखें के पे तो पहले से स्क्वायर है, अगर किसी तरीके से यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए जिस पे भी स्क्वायर लगा हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसके लिए दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए, तो वो बहुत ईजिली बनाया जा सकता है। आप इसको लिखें, के को वैसे लिखे रहने तो पहले से के स्क्वायर है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9 ही होता है, यानी आपने बना लिया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर से 3 टर्म्स हैं, फिर दोबारा यही प्रोसेस मिडिल टर्म ब्रेक वाले करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे भी 1 है तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, यानी ऐसा नंबर दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको 12 मिले और उन दोनों नंबर्स को ऐड या स्प्रेड करने से -7 मिले। तो वो मुझे पता है वो नंबर्स होंगे, एक होगा -4 के और एक होगा बेसिकली -3 के और +12। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा सा। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम्स कितना बनता है +12, और -4 -3 का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 3 7 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी -7 आएगा, तो वो भी आपको मिल रहा है। तो जो साइन यहाँ पे होता है वो यहाँ पे इन दोनों में से सबसे बड़ी टर्म जो होती है उसके साथ आता है। जो ये वाला साइन होता है ये आप खुद से डिसाइड करें, अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता तो कभी भी 7 ना बनता, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए था। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इस पे तो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, यानी एक बार इनको एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ, तो हम ये लिखेंगे एक बार k -3 और एक बार k +3, ठीक है। और नीचे आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इन दो में से कॉमन आ रहा है k, तो बाहर k कॉमन आएगा, तो k स्क्वायर में से k -4 आएगा, छोटा पार वाला कॉमन आ गया, k स्क्वायर 2 थे, एक बाहर था तो एक लिखा और 4 वैसे ही। यहाँ पे 3 और 12 में से 3 कॉमन आ रहा है, बता चुका हूँ आपको ये चीज़ें। तो अब यहाँ पे 3 तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे जस्ट k आएगा, माइनस की से साइन चेंज करेंगे यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 4 टाइम्स 12 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब जो ऊपर चीज़ें हैं इनको तो आप वैसे ही नोट डाउन करेंगे क्योंकि इनमें अभी कोई और चेंज नहीं आना, कोई और शिफ्ट नहीं आना। जो चीज़ सेम आ रही है इसको एक मरतबा लिख लें, यानी k -4 एक मरतबा, और जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर है इनको भी मिलाकर एक मरतबा लिख लें, यानी k -3 एक मरतबा। तो ये k -3 से कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर जो बचेगा वो ऊपर बचा हुआ है k +3 और नीचे बचा हुआ है k -4, ठीक है, k -4। तो ये आ गया है हमारे पास इसके पार्ट नंबर ई का आंसर। तो अब इसका सिर्फ बचा है पार्ट नंबर एफ़, और वो मैं आपको दे रहा हूँ एज आप होमवर्क समझ लें, एज असाइनमेंट समझ लें कि वो आप लोग खुद से ट्राई करें। इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए किए हैं कि आप वो खुद से ट्राई कर सकें। उसके अंदर भी आपको जो पार्ट नंबर एफ़ में नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, और जो ऊपर उसका न्यूमिनेटर लिखा हुआ है उसमें के कॉमन आ जाएगा, और वो भी इसी तरीके से कट होने के बाद आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये था 6A का क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सोल्यूशंस के साथ।